अरे भाई साहब, क्या हाल चाल भाई लोग। कैसे हो? ठीक हो? तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, लेसन 5, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। भाई फटाफट अंदाज में इसको नोट्स में ही देख लेते हैं। आज नोट्स कुछ दूसरे तरह का है, ठीक है। बिना देरी किए हुए देखते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके। देखिए, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, टॉपिक का मतलब हेडलाइन है, तो क्या कहेंगे इसमें पढ़ते हैं। द प्रिंट टेक्नोलॉजी ऑफ द अर्लीस्ट काइंड वॉज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। इसमें से हमको चाइना और जापान के बारे में पढ़ना है, कोरिया के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इट वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग फ्रॉम डिकेड 594 बुक्स वे प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ द वुड ब्लॉक। ओके। चाइनीज बुक वे फोल्डेड एंड स्टिचेज एट द साइड्स ईच। समझे? मतलब कि चाइनीज़ बुक थे, उसको एक साइड से मोड़ा जाता था और उसको सी दिया जाता था। मतलब सिला जो जाता था, तो उस बुक को क्या कहते थे? तो उस बुक को एकॉर्डियन बुक कहते थे, एकॉर्डियन बुक ऑफ चाइना, ठीक है। बात याद रखिएगा। फिर ए स्किल्ड क्राफ्टमैन डुप्लीकेटेड विद रिमार्केबल एक्यूरेंसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। और जो मेन क्राफ्टमैन थे उसको क्या कहते थे? कैलीग्राफर। ओके। चाइना वॉज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो 1295 में यहाँ पर मार्को पोलो आए थे और ये टेक्नोलॉजी को ले गए थे वेस्टर्न यूरोप में, मीन्स यूरोप में, इटली में ले गए थे ना। आगे बढ़ते हुए 17th सेंचुरी प्रिंट diversified and merchants started using print in their everyday life. Reading became a popular leisure activity. Rich women, wives of scholar officials published their plays and poetry. मीन्स अब इसमें है कि प्रिंट जो है सिर्फ बच्चों द्वारा, स्कॉलर्स द्वारा ही अब नहीं मतलब काम में लिया जाता था। अब ये मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और जो दूसरे कैटेगरी के लोग थे वो भी प्रिंट्स का यूज़ करते थे, ठीक है। और जैसे कि वमेन है, रिच वमेन है, वाइफ्स है स्कॉलर्स के, तो वो सभी अपना प्ले लिखती थी, ड्रामा लिखती थी, पोइट्री लिखती थी और उसको पब्लिश करवाती थी। सो यहाँ से वमेन का रूल भी स्टार्ट हो गया है। By the 19th century, the Western power started exploiting new technology to China. Exporting new technology to China, Western powers ने स्टार्ट कर दिया। मीन्स मैकेनिकल ये जो है हैंड मतलब मॉडर्निटी प्रिंट में लाना स्टार्ट हो गया। देयर वॉज अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक नॉन एज जापानीज बुद्धिस्ट बुक, द डायमंड सूत्रा प्रिंटेड इन 868 AD। ओके, इस बुक का नाम याद रखिएगा। आगे क्या नाम है? तो डायमंड सूत्रा कब प्रिंटेड हुआ था? 868 AD में। और इसमें कितने पेज है? तो 6 पेज है, 6 पेजेस है। कौन लिखे थे? तो बुद्धिस्ट मिशनरीज के लोग लिखे थे, ठीक है। बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान अराउंड 768 to 770 AD, बिटवीन में है, ठीक है। इन द 18th सेंचुरी ईडो टोक्यो, अभी जो मॉडर्न नाम है टोक्यो, उसका पहले का नाम था ईडो, पब्लिश्ड इलिस्ट्रेटेड कलेक्शन ऑफ पेल्टिक्स शोइंग अर्बन कल्चर। 100 ऑफ बुक्स वे पब्लिश्ड ऑन कुकिंग, फेमस प्लेसेस, वमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टी ceremony etc. Okay, from Japan this art traveled to Europe and the USA. मतलब जापान से लेकर के यूरोप में चला गया और यूरोप से फिर यूएसए सब में चला गया। लेकिन चाइना से हम लोग जानते हैं कि वास्को डगामा ही गए थे यहाँ पर यूरोप 1295 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। प्रिंट जो था, अब इसका रिवॉल्यूशन हो गया। रिवॉल्यूशन होगा तो कोई ना कोई इम्पैक्ट वो जरूर छोड़ेगा। तो उसकी इम्पैक्ट क्या थी? तो रीडिंग मतलब ये रीडिंग पब्लिशर बन गए। फिर ये एक इनकम हो गया, सोर्स का इनकम हो गया। फिर लिटरेसी रेट बढ़ने लगी। लिटरेसी बढ़ेगी तो बाई ये एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। मीन्स एक तरह से वर्ल्ड मॉडर्न होने लगा था। अब देखते क्या है। विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक, नाउ अ रीडिंग पब्लिक कैम इनटू बीइंग। रीडिंग पब्लिक अब पढ़ने को आ गई थी, अब सोसाइटी में इमर्ज करने लगी थी। रीडिंग जो कर रहे थे लोग, सब पढ़े लिखे लोग सब आने लगे थे। अर्लियर कॉमन पीपल लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर एंड नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली। मीन्स वो
रिमिट करते थे बुक को तुरंत, रिमिट मतलब रिट्रीट करते थे बुक को तुरंत। हाथ में एक आदमी था, वो हाथ में बुक लेता था, वो मतलब ऑरली सबको सुनाता था, ठीक है। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वे आर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन सफिशियंट नंबर, सो मॉडर्नाइजेशन विल बी वुड बी रिक्वायर्ड। मॉडर्नाइजेशन तो तब तो रिक्वायर्ड था कि क्योंकि अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सभी के पास पहुंच भी नहीं रहा है, डिमांड फुलफिल नहीं कर रहा है और कॉस्टली भी है, तो इसीलिए मॉडर्नाइजेशन उसमें ज़रूरी है। अब देखते हैं रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। तो प्रिंट के फियर क्या क्या आ गए, तो ये बुक में तो दो तरह से है कि एक हिंदुइज्म में और एक मुस्लिम, एक इस्लामिक वर्ल्ड में फेयर था। हिंदू में क्या फेयर था कि इन लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, ये लोग क्या हो जाएगी, डिसओबे हो जाएगी। और मुस्लिम में क्या था कि उर्दू रोमांटिसिज्म, इन लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो ये लोग करप्ट हो जाएंगे, ठीक है। यही बात था। अब इसमें देखते हैं प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज through the printed message. They could persuaded people to think differently and introduced a new world of debate and discussion. This had significance in different spheres of life. Many were apprehensive of the effect that easier access to the printed word and the wider circulation of books could have on people's mind, if was fear that if there was no control over that was printed and read, then rebellious and then irreligious thought might be spread. ये पॉइंट जो है, ये तीसरा नंबर वाला पॉइंट, तीसरा नंबर के पॉइंट से इट वॉज फेयर्ड से आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए कि मेन फेयर क्या था। तो मेन फेयर ये था, ऑर्थोडॉक्स आदमी जो मतलब अभी कास्ट पर विश्वास करते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये प्रिंट को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, नहीं तो रिलीजियस थॉट फिर या रिविलियन थॉट जो है ये सब अगर प्रिंट करने लगे अपने आइडियाज़ को तो कुछ मतलब बैड इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर। तो इसलिए इनका ये डर था। सिर्फ इनका डर नहीं था, मतलब जो भी मतलब कास्ट वगैरह के बात कर रहे थे उस टाइम पर उन लोगों का यही सोचना था, ठीक है। और मैंने बताया कि हिंदुज़म और मुस्लिम में कैसे कैसे सोच डिफर कर रहे थे, ठीक है। इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर wrote 95 theses, who wrote Martin Luther King in 1517. In the year of 1517, Junior Martin Luther King wrote 95 theses criticizing many of the practices and rituals of the Roman Catholic churches. ओके, किनके ऊपर लिखा था, तो रोमन कैथोलिक चर्च, ये नाम रखिए। ये रोमन कैथोलिक चर्च, रोम का तो इटली, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हुए प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा प्रिंट कल्चर का, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रिंट कल्चर के एक कारण में से है, तो कैसे है वो देख लेते हैं। तो देखिए प्रिंट कल्चर ने क्या दी, तो सोच दी, एक सोचने की प्लेटफॉर्म दी। अब लोग अपने तरीके से सोचते हैं। उन्होंने प्रिंट कल्चर के प्रिंट आ गया तो लोगों ने अपने आइडियाज़ को लिख करके स्प्रेड करना मतलब स्प्रेड करना चालू कर दिया, शुरू कर दिया। तो अब आइडियाज़ भी स्प्रेड हो रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे दिया सोचने का, फिर सोचने का प्लेटफॉर्म दे दिया, आइडियाज़ फ्लो कर रहे हैं। तीसरा, फिर अब लोग अपना अपना आइडियाज़, अपना अपना व्यूज़ जो है उनको व्यूज़ आएगा तो वो हाउ एंड व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। तो ये तीन चीज़ जो है मेन पॉइंट है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको भी कृपया ध्यान से पढ़ ले, ठीक है। देखते हैं इसमें प्रिंट popularized the ideas of enlightenment thinkers collectively. Their writing provided a critical commentary on tradition, superstition and despotism, ठीक है। वही बात मैंने अभी जो कहा कि इनलाइटमेंट थिंकर मीन्स उनको सोचने की एक प्लेटफॉर्म मिल गया था, तो वही है। प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। मैंने अभी कहा ना कि वो आइडियाज़ पढ़ रहे थे तो उनके मन में भी आइडियाज़ हो गए, वो क्यों और कैसे का क्वेश्चन पूछने लगे। ऑल वैल्यूज नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन वी आर री-एवेल्यूटेड एंड डिस्कस पीपल दैट हैड अवेयर ऑफ द पावर ऑफ रीज़न। देखा रीज़न का उन्होंने हाउ एंड वाई से क्वेश्चन करने लगे पीपल वहाँ के। बाय द 1780s देयर वाज एन आउटपोर ऑफ लिटरेचर दैट मॉक्ड द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देयर मोरालिटी। इन द प्रोसेस इट रेज़्ड क्वेश्चन अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है। ये दोनों तो मतलब रीज़न के ही बेस पर हो गया, ये तीनों तो रीज़न के ही बेस पर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ओके। द 19th century
वमेन, वमेन में क्या, तो इसमें तो मतलब दो तीन महिलाओं का नाम आएगा, फिर उनके लिखा गया पोएट्री के नाम आएंगे, और फिर जैसे कि अमर जीवन, अमर जीवन कौन लिखी थी, तो राज सुंदरी देवी कब लिखी थी, तो 1876 में लिखी थी। ओके, फिर 1860s में कैलाश वासनी देवी ने लिखा था, क्या लिखा था, तो मतलब वो पोइट्री, मतलब ऐसे पोइट्री लिखी हुई थी, कविताएं सब लिखती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते तो अब यूरोप में चलते हैं, इसमें तो देख लिया, अब यूरोप में चलते, यूरोप में चलते हुए तो जेन ऑस्टिन, द ब्रॉन्ड सिस्टर एंड जॉर्ज एलियट, ये तीनों बहुत फेमस महिलाएं हैं यूरोप की, इनको याद रखिएगा। ये लोग भी क्या करती थी, तो अपने मतलब पोइट्री को, अपने प्लेस को, अपने मतलब सोच करके कुछ ऐसी कहानी स्टोरी को प्रिंट में पब्लिश करवाती थी, पब्लिशर से पब्लिश करवाती थी। ठीक है, ये यूरोप के आप कुछ नाम को याद रखिएगा, और इंडिया के कुछ नाम है, जैसे कि राजसुंदरी देवी, कैलाश वासनी देवी। ठीक है, राजसुंदरी देवी ने क्या किया, तो अमर जीवन फर्स्ट बंगाली ऑर्थोडॉक्स बुक लिखी थी 1876 में, जो पूरा दर्शाता था कि कैसे एक हिंदू हाउस वाइफ जो है अपना घर संभालती है। ठीक है, और 1860s में कैलाश वासनी देवी, हाँ कैलाश वासनी देवी ने अपना बुक लिखा था। ठीक है, अब इसको अच्छे से देख लेते हैं क्या है। और पेनी मैगजीन का भी आ गया था, पेनी, जैसे कि आजकल देखोगे मतलब बुक स्टोर पर तो महिलाएं जो पढ़ती है तो वो सच्ची सहेली, फिर कुछ ऐसे ही करके मतलब मैगजीन से जैसे अभी आते हैं वमेन के लिए, तो उस समय में पेनी मैगजीन्स आया करते थे, है ना। पेनी मैगजीन्स वे स्पेशली मीन फॉर वमेन एज वे मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउसकीपिंग। ठीक है, इन द 19th century लैंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एजुकेटिंग वाइट कॉलर्स वर्कर्स। अब वाइट कॉलर वर्कर्स भी जो थे वो रीडिंग करते थे, पढ़ते थे, लोअर मिडिल क्लास पीपल भी अब पढ़ने लगे थे। फिर आगे हम देखेंगे कि कैसे वर्कर्स ने भी अपना मतलब पढ़ने की इच्छा को जाहिर किया, वो भी पढ़ने लिखने लगे काम के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। India and the world of print. India had a very old and rich tradition of handwriting manuscript in Sanskrit, Arabic, Persian, as well as in the various vernacular language. Vernacular language means local language. ठीक है, problems of handwritten books, तो they were expensive, they were fragile. Fragile means बहुत नाजुक, नाजुक जो होंगे तो कभी फट जाएंगे। ठीक है, they were expensive, expensive थे, महंगे थे, fragile थे। अब फ्रेजाइल थे तो उसको तो संभाल के रखेंगे, संभाल के रखेंगे तो बहुत क्योर चाहिए, तो हैंडल विथ केयर। फिर अब जो है कि सब कैलीग्राफर उसको लिखा करते थे, कैलीग्राफर जो लिखा करते तो अलग अलग फॉन्ट में, अलग अलग स्टाइल में लिखा करते थे, तो सभी लोगों को वो चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा था। सभी लोग वो जो लिख रहा था या फिर लिखना चाहता था, बताना चाहता था, वो सभी लोग नहीं पढ़ पाते थे, सभी लोग उसके लेटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे। तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशंस थी। प्रिंट come to India in the mid 16th century to go about by the Portuguese missionaries in ठीक है, इंडिया में कहाँ आया था प्रिंट, तो सबसे पहले तो गोवा में आया बुद्धिस्ट मिशनरीज। बुद्धिस्ट मिशनरीज तीन तरह के थे, एक था जेसस्ट, एक था कैथोलिक एंड एक था रोम। ठीक है, तो इसमें से जीसस क्राइस्ट वाले ने क्या किया, तो 1764 में उन्होंने क्या किया, तो मलयालम नहीं, कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में 50 बुक्स लिख डाली। ठीक है, इन 1579 में कैथोलिक प्राइस्ट ने क्या किया, तो पहला तमिल बुक लिख दिया कोचिन में। ठीक है, और मलयालम भी लिख दिया इन 1713 में मलयालम। और 1710 में क्या हुआ, तो डच प्रोटेस्टेंट्स मिशनरीज हैड प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट बुक। अभी जो मैंने कहा कि 3 बुद्धिस्ट मिशनरीज में से गलती हो गई, उसमें 3 थे, लेकिन पहला था जेसस्ट, दूसरा था कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, एंड तीसरा थे डच प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। The first regular periodical in India was हिकीज बंगाल गैजेटी। हिकीज इनका पूरा नाम था, जेम्स ऑगस्टस हिकी। ये क्या करते थे, एडिट करते थे बंगाल गैजेटी को, इंग्लिश पेपर था, डैट कम अप इन द लेट 17th century। ये जो पेपर था तो क्या था, ये था ओपन टू ऑल एंड इन्फ्लुएंस बाय नन, मीन्स यह सभी के लिए खुला हुआ है, सभी के आइडिया को शेयर करता है और किसी से प्रभावित नहीं है। ठीक है, या किसी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
The first Indian newspaper to appear was the weekly Bengal Gazette by Raja Ram Mohan Roy associated Gangadhar Bhattacharya. ये लोग उसको पब्लिश करते थे, ठीक है. From the early 19th century there was an intense debate around the religious issue. Religious issue पर होते थे एक मतलब religious issue पर क्या होता था कि चार फैक्टर थे, चार फैक्टर पर ये लोग लड़ते थे, जैसे कि विडोज इमोलेशन, मेनोथिज्म, फिर आइडोल्ट्री एंड ब्राह्मिकल प्राइस्टहुड. तो ये चार फैक्टर थे, इन चारों पर ये लोग लड़ते थे. विडो इमोलेशन मीन्स ये विधवाओं की बलि. मोनोथिज्म मीन्स एक ही जैसा, मतलब जैसे कहेंगे वैसे ही, जैसे कि अब तुमको चावल दाल और सब्जी है तो तुमको चावल दाल और सब्जी कहनी पड़ेगी, तुमको सब्जी चावल दाल नहीं कहनी पड़ेगी. तुम नहीं बोलोगे सब्जी चावल दाल, तुमको दाल सब्जी चावल ही बोलनी पड़ेगी, ठीक है. ऐसे यही था मोनोथिज्म. और ब्राह्मिकल प्राइस्टहुड मीन्स आजकल भी देखते हैं कि जो मतलब ब्राह्मण है, मतलब हाई कास्ट, ब्राह्मण में भी हाई कास्ट है, वही लोग मतलब पूजा पाठ करवाएंगे, यही बात है. और आइडोल्ट्री मीन्स मूर्ति पूजा का यहाँ पर विरोध हो गया था, जैसे कि ये आर्य समाज ने किया था दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है. राजा राम मोहन अब यहाँ पर पढ़ते हैं ये. Okay, this was a time of intense controversies between social and religious reformers and the Hindus. Orthodoxy of a matter like widow immolation, monotheism, Brahmical priesthood, and idolatry tradition practice were criticized and new ideas emerged. Raja Ram Mohan Roy published Sambaad Kaumudi from 1821 के संवाद कॉमेडी इन 1821 में उन्होंने लिखा था. द हिंदू ऑर्थोडॉक्स पब्लिश समाचार चंद्रिका. देखो जैसे कि प्रिंट कल्चर इमर्ज हो गया था तो दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी. एक मतलब जो सोशल रिफॉर्मर्स थे और जो एक सोशल कंजर्वेटिव थे, तो ये दोनों मतलब प्रिंट अगर बुक लिखेंगे तो दोनों तो अपोजिट में लिखेंगे, और ये जो दोनों बुक लिखेंगे तो ये पढ़ेगा कौन? तो जो कॉमन पीपल हैं, जो मतलब इन दोनों के बीच में, वो लोग पढ़ेंगे. तो ये लोग के पास अपना आइडियाज़ डेवलप हो रहा था. यही बात है कि मतलब आज हम लोग का भी आइडियाज़ मतलब बुक पढ़ने से डेवलप होते रहता है, ठीक है. इसलिए कहते हैं कि बुक पढ़ना चाहिए अपने से. फिर है फ्रॉम 1822 2% न्यूज़पेपर वे पब्लिश जामे जहाननामा एंड शमसुल अखबार. गुजरात न्यूज़पेपर बम्बई समाचार वाज ऑल्सो पब्लिश्ड इन 1828. ये दोनों का नाम आप याद रखिएगा. पर्शियन न्यूज़पेपर वे पब्लिश जामे जहाननामा एंड शमसुल अखबार एंड बम्बई समाचार इन 1822. ये था गुजराती न्यूज़पेपर. ये दोनों नाम, ये तीन चीज़ आप याद रखिएगा. 3-4 चीज़ ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. द उलमा अफेयर द इंग्लिश चेंजिंग द मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रिंटेड न्यूज़पेपर इन उर्दू एंड पर्शियन. उलेमास जो थे, मतलब मौलाना जिसको कहते हैं, वो लोग डरते थे कि उनका धर्म चेंज ना किया जाए या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ में छेड़खानी ना किया जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, देवबंद सेमिनार 1867 में लाया, ठीक है. उससे क्या कि मतलब उसमें फतवा उन्होंने जारी किया. फतवा मीन्स मुस्लिम अपना पर्सनल डेली लाइफ कैसे जिएंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे, उसको फतवा कहते हैं, ठीक है. यही बात है. यही फतवा टेलिंग मुस्लिम हाउ टू बिहेव एक्सपेंडिंग द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्राइन. वही बात है, मैंने अभी आपको बताया. अब देखते हैं कि हिंदू वाले बात करते हैं फिर से. तो मेन हिंदी की प्रेस मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज सब में हो रहा था, लेकिन हिंदी की अभी तक बात नहीं आई. हिंदी मेनली स्टार्ट हुआ था 1870 से 1870 लेट 1870 से हिंदी स्टार्ट हुई थी प्रिंट होना. हाँ ठीक है. उसके पहले जो थे तो हिंदी में उतना अच्छा से प्रिंट नहीं होता था. अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. अमॉन्ग हिंदू रामचरित्र मानस बाय तुलसीदास वॉज फर्स्ट प्रिंटेड फ्रॉम कलकत्ता इन 1810. 1810 में लिखे थे. कौन सी भाषा में? अवध भाषा में, ठीक है. द नवल किशोर प्रेस ऑफ लखनऊ एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस ऑफ बॉम्बे पब्लिश्ड न्यूमरस रिलीजियस लिटरेचर इन वर्नाकुलर लैंग्वेज. और ये दोनों प्रेस कब इस्टेब्लिश हुए थे? ये दोनों प्रेस इस्टेब्लिश हुए थे 1880s में. कब? 1880s में. The print connected various people, communities, sect in different parts of the country. ठीक है. It contribute the growth of pan Indian identities. Pan Indian identities मतलब कि ये समाज को एक दूसरे से इंटरलिंक करना, ठीक है. प्रिंट एंड सेंसरशिप बिफोर से. अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रिंट और सेंसरशिप में. सेंसरशिप मतलब हो गया निषेध करना. प्रिंट
और निषेध, मतलब एक प्रिंट क्या है, तो प्रिंट है कि आइडियाज़ को फैलाना, और सेंसरशिप मतलब क्या है, आइडियाज़ को दबाना। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड एक साथ हैं, तो देखते ही इसका मतलब क्या है। बिफोर 1798 कॉलोनियल रूलर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स जिसको कहते हैं, डिड नॉट इम्पोज सेंसरशिप। ठीक है, बहुत अच्छी बात। द 1820 सॉ द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास रेगुलेशन टू कंट्रोल फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, ये प्रेस फ्रीडम को दे दिए, टू कंट्रोल फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब प्रेस को अब ये लोग कंट्रोल करेंगे 1820s के लॉ के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया। ठीक, द रिवोल्ट ऑफ 1857 चेंज द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश टुवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। उन्होंने मतलब 1857 में ये जो रिवोल्ट हो गया, इससे पहले तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन करवा दिया प्रिंट, तो अब 1857 में आइडियाज चेंज हो रहे थे। अभी हम लोग यहीं पर पीछे पड़े थे। दे कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ पैन इंडियन आइडेंटिटीज, द प्रिंट कनेक्टेड वेरियस पीपल connected various people communities sects in different part of the country। so अब आइडियाज चेंज होंगे, फिर वो अपनी अपनी कहानी बताएंगे तो वो दोनों ये सब एक तरफ हो गए, ब्रिटिशर्स एक तरफ हो गए, तो 1857 का रिवॉल्ट हो गया। ठीक है, अब इंग्लिश मैन इंग्रेज नाउ डिमांडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटिव प्रेस, मतलब अब प्रेस को जो है वो दबाने की कोशिश में दबाने लगे कि मतलब अब इस तरह से फिर ना हो कभी। इन 1878 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड मॉडलेटेड ऑन द आयरिश प्रेस लॉ। देखिए कि इन लोगों को इंडियन से ज़्यादा दुश्मनी नहीं थी, इन लोगों को इंग्लिश मैन से ही ज़्यादा दुश्मनी थी, क्योंकि इंग्लिश मैन ही जानते थे ना कि क्या कंपनी ऑफिशियल्स करते हैं, क्या उनमें गॉसिप्स होती है, क्या उसमें क्या मतलब वो लोग चाहते हैं करते हैं। तो वही चाहते थे कि इंग्लिश मैन इसको न्यूज़पेपर में ना डाल दे कि जिससे हिंदुस्तानियों को पता चले। इसीलिए उन्होंने प्रिंट को कैप्चर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ला दिया। ठीक है, इट गेव द गवर्नमेंट एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट एंड एडिटर्स इन वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स। आगे बढ़ते हैं। मिलिटेंट प्रोटेस्ट एंड पब्लिकेशंस ऑफ मोर नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर वाज द रिएक्शन। अभी मैंने आपको पीछे बताया पंजाब रिवॉल्यूशनरीज वेयर डिप्रोटेड इन 1907। बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिसोन्ड इन 1908 फॉर राइटिंग अगेंस्ट द डिपोजिशन इन हिज केसरी। उन्होंने 1900 देखो नेशनलिज्म की तो फीलिंग आ गई थी अब, लेकिन अब चाहे ब्रिटिशर्स कितना भी मना करेंगे तो सिविल डिसोबीडियंस ही अब उसका करना है, मतलब डिसोबे ही उसको ब्रिटिशर्स को करेंगे। तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, 1907 में केसरी नाम का न्यूज़पेपर बंगाल में स्टार्ट कर दिया छापना। उसमें फिर वही जो मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ में बात होती थी, तो वही अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सब के बारे में बात होगी, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात होगी, वही सब। तो इस वजह से इनको 1908 में जेल हो गया। गांधी जी कंडेम्ड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इन 1922। ही सॉ द फ्रीडम ऑफ प्रेस एज अ पावरफुल व्हीकल ऑफ एक्सप्रेसिंग द कल्टिवेटिंग पब्लिक ओपिनियन। क्योंकि अगर प्रेस फ्री रहेगा तो तभी वो मतलब अपनी इच्छा से सही बात को लिखेगा तो लोगों तक सेम टू सेम आइडिया जाएगा, फिर नए आइडियाज़ डेवलप होंगे। तो ब्रिटिशर्स के लिए वो मतलब बुरी होगी, तो ब्रिटिशर्स से लड़ने में मदद आएगी। इसीलिए ना मतलब महात्मा गांधी चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हो जाए, जो मतलब अच्छे से फ्रीडम स्ट्रगल बढ़ सके। बाय द क्लोज ऑफ द 18th सेंचुरी प्रिंटिंग ऑफ मेनी न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स स्टार्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हुए थैंक यू, और सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो प्लीज़।